प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड बाढ़ के लिए 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा। प्रभावित परिवारों के लिए सीधी 2 लाख की आर्थिक सहायता। अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर से सहयोग। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ली शपथ। शपथ समारोह में देश भर से जुड़े दिग्गज नेता। समारोह में सीएम धामी भी रहे मौजूद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे देहरादून। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पारंपरिक वाद्य और लोक नृत्य से किया अभिनंदन। हरिद्वार से पंजाब के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री। कुल 15 लाख रुपए का सम्मान और 5 लाख रुपए नगद शामिल। जरूरत पड़ने पर आगे भी भेजी जाएगी मदद। एशिया कप 2025 के लिए 14 सितंबर को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी। पाकिस्तान के 5 स्पिनर्स भारत के लिए खतरा। कोच माइक हेसन की वार्निंग। कुलदीप की स्पिन पर कही भी बात। देहरादून समेत 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। अन्य जिलों में भी बिजली चमकने के साथ तेज बारिश की संभावना। मैदानी जिलों में हल्की बारिश के आसार। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी नई दिल्ली में स्थित संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में देश के विभिन्न भागों से कई प्रमुख राजनेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्यपालिका के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विशेष अवसर पर दिल्ली पहुंचकर समारोह में सहभागिता की। समारोह के पश्चात मुख्यमंत्री धामी ने अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी भेंट की है और राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। तो वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर देहरादून पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं, लोक कलाकारों और एनसीसी कैडेट्स ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक नृत्यों के साथ भव्य स्वागत किया। डॉक्टर रामगुलाम अपनी पत्नी के साथ उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे। वहीं उनकी इस यात्रा को भारत और मॉरिशस के रिश्तों को और मजबूत करने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे और कुंभ मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र में साफ सफाई, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को इन सभी मामलों में कड़े निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर देते हुए अधिकारियों को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए रणनीति पहले से ही शुरू कर चुकी है। इस निरीक्षण के दौरान हरिद्वार के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, कुंभ मेला अधिकारी सोनिया सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जानकारी दी गई कि आपको बता दें, शाम को सचिव डाम कोठी राज्य अतिथि गृह के प्रेस से वार्ता करेंगे और कुंभ मेले की तैयारियों का पूरा प्लान साझा करेंगे। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रीतम सिंह ने 1200 करोड़ की योजनाओं को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए 2013 के केदारनाथ आपदा प्रबंधन का जिक्र किया और मलिन बस्तियों को उजाड़ने के सरकार के प्रयासों की आलोचना भी की। वहीं हरीश रावत ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और आजीविका पर आपको बता दें कि असर पड़ता है, कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र से इस पर राष्ट्रीय रणनीति बनाने की मांग की गई है।
वहीं उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान 8 मशीनों की भी जानकारी दी। वहीं साथ ही जिसके मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए मिशन शामिल था। प्रीतम सिंह जी ने नहीं, ये मेरा ख्याल है ये प्लस है जो राज्य सरकार जो मिल चुका है उसमें प्रधानमंत्री कोष से प्लस है, जो मैं समझ पाया हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि आप आपदा पीड़ितों का जो कर्ज है, जो बगीचे लेने के लिए और मकान टूटने के लिए, होम स्टे लेने के लिए जो कर्ज लिया था बैंकों से, जो अभी उनके सर पर लटक रहा है, उसको कब माफ करें? राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए। और आप तो पैसे की घोषणा भी होगी, आप तो माफ कर दो, आप तो जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई पॉलिसी सामने लाने का काम कर दो। और देखिए, हमारी एक बात हम साफ करना चाहते हैं, ये आपदा जो हिमालय में आ रही है इससे सारा राज्य प्रभावित है, कोई हिस्सा जो है राज्य का ऐसा नहीं है। भावर भी, तराई भी, हरिद्वार भी सब आपदा की चपेट में है। हमारे जनजीवन पर इसका गहरा असर पड़ा, हमारी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। तो वहीं जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही या टाल मटोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्य ने अपने कार्यकाल में जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की हिदायत दी। इसी प्रकार वार्ड नंबर 3 तिलोथ उत्तरकाशी के आपको बता दें कुटेटी देवी मंदिर में पुजारी ललित मोहन नोटियाल से अवगत कराया कि मंदिर में विगत 3 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति बाधित है। वहीं जिलाधिकारी ने इस पर भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। वहीं उत्तराखंड में नई योग नीति लागू होने के बाद योग और वेलनेस सेंटरों का नियमितीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। हरिद्वार जिले में जिला आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने सभी केंद्रों के संचालकों से संपर्क कर उन्हें नई नीति से अवगत कराया। जल्द ही सभी केंद्रों को सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये कदम स्वास्थ्य के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा और प्रदेश में योग को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा मिलेगा। जनपद हरिद्वार में संचालित योग और नेचुरोपैथी सेंटर्स के संचालकों को आमंत्रित किया गया और इस योग नीति के बारे में बताया गया। साथ ही हमारे द्वारा उनको अपनी सरकार पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस पोर्टल पर रजिस्टर करने से उनको भविष्य में सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी, अपने सेंटर्स को डेवलप करने में जो सहायता दी जाएगी, उसमें भी मदद की जाएगी। अभी तक पूरे स्टेट में कोई भी ऐसी नॉर्म्स नहीं थे जिससे कि हम उसकी सुविधाओं का आकलन कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट ने अब एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट डेवलप किया है जिसमें उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यह मेंशन करना आवश्यक होगा। उनके पास क्या क्या स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हैं ये भी मेंशन करना होगा। उनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये भी उनको मेंशन करना होगा। आयुर्वेद और यूनानी विभाग। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकंदर भैंसवाल आपको बता दें गांव में तालाब में से बिहार निवासी शिवम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक स्थानीय पंखा बनाने वाली कंपनी में काम करता था। गांव वालों के अनुसार हाल ही में उसका किसी से झगड़ा हुआ था। हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले युवक का शव तालाब में मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। साथ ही रुड़की में ये सनसनीखेज हत्या जो है देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताते चले आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है, साथ ही पूछताछ लगातार जारी है। वहीं रुड़की में ये सनसनीखेज हादसा जहां आपको बताते चले पुलिस जांच में जुट चुकी है, साथ ही लोगों से पूछताछ कर रही है। आपको बताते चले रुड़की में तालाब में एक युवक का शव मिलने से गांव में जो है रौश का माहौल जो है देखा जा रहा है। साथ ही पुलिस जांच में जुट चुकी है।
वहीं खबर रुड़की से, जहां रामनगर रामलीला ग्राउंड की सड़क का कार्य इंटरलॉगिंग टाइल्स से किया गया। वहीं आपको बता दें, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि फीता काटना और उद्घाटन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य काम करना है। आज तक रुड़की क्षेत्र में भारी संख्या में विकास कार्य करवाए गए हैं और अब रामलीला मैदान में भी जल्द से जल्द रामलीला शुरू होने से पहले टाइल्स लगवा दी जाएंगी। पहले इस मैदान में बारिश होने के बाद काफी कीचड़ हो जाता था, अब इस कार्य के बाद लोगों को काफी आराम मिल सकेगा। देखिए, भारत माता की जय। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बहुत बड़े त्यौहार जो है वो आ रहे हैं। दिवाली है, दशहरा है, अभी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी आज पर होने मनाई। रामलीला ग्राउंड हमारा ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर हर वर्ष रामलीला होती है। मैं बताऊँ कि 65 साल से लगातार रामलीला चल रही है यहाँ पर। तो इस बार भी रामलीला समय पे शुरू होनी है, तो उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर इंटरलॉक टाइल्स लगवा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु आते हैं रामलीला देखने और भजन सुनने, उनको दिक्कत ना हो बैठने में। बारिश के समय काफ़ी यहाँ पे दलदल हो जाती है, तो उसके तहत यहाँ पर कमेटी द्वारा मेरे से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो यहाँ पर टाइल्स का कार्यक्रम चल रहा है और रामलीला के शुरू से पहले यहाँ पर टाइल्स जो है कलर टाइल्स लगवा दी जाएगी। कितने बजट से काम हो रहा है सर, और इसकी गुणवत्ता कैसे आप एश्योर कर रहे हैं कि भाई बहुत बेहतर काम हो? देखिए, टाइल्स में गुणवत्ता की ज़्यादा नहीं होती। टाइल्स टेस्टेड आती हैं, PWD द्वारा कार्य हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि टाइल कंप्रेसर से चेक होकर आती हैं और PWD के अधिकारी भी यहाँ पर है जिन्होंने टाइल टेस्ट करी है और बहुत हेवी टाइल्स लग रही है यहाँ पर। अगर आप इसके ऊपर डबल 10 टायर ट्रक भी चढ़ाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये टाइल्स को कुछ नहीं होगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं खटिमा में 18 लाख की आपको बता दें 18 लाख की साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है।
कोतवाली खटीमा में प्राप्त शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उधम सिंह नगर पुलिस ने मात्र 2 दिनों में साइबर धोखाधड़ी का खुलासा किया। पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को लखनऊ से दबोचा, जिन्होंने 10 से अधिक राज्यों में ऑनलाइन ठगी कर लगभग 1.86 करोड़ रुपए की ठगी की थी। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से साइबर धोखाधड़ी से जुड़े सभी उपकरण और सबूत बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पूरी जांच जारी है और अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटाई जा रही है। तो वही खबर देहरादून से, जहां सूत्रों के अनुसार राजस्थान से आए कुछ लोगों ने देहरादून की सड़कों पर हुड़दंग मचाया, जिसमें आम जनता में भय का और असुविधा का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हालात गंभीर है, लेकिन प्रशासन की प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। जनता का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था केवल कागजों में मौजूद है, हकीकत में काम नहीं कर रही। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं जनता के विश्वास और सुरक्षा भावना को कमजोर करती हैं। लोगों ने अधिकारियों से कड़ा कदम उठाने और शांति बहाल करने की मांग की है। तो वहीं रुड़की में झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटवाल आलमपुर 2 में से 2 शिक्षकों पर 7 साल के बच्चे के साथ डंडे से मारपीट करने का आरोप लगा है। बच्चे के परिवार ने बताया कि एक शिक्षक बच्चे को घर से बुलाने आया था, जहां उसे मारपीट का सामना करना पड़ा। इसके बाद विद्यालय में भी शिक्षकों ने बच्चे के साथ मारपीट की। परिवार के अनुसार बच्चा 2 दिन से स्कूल नहीं गया था। मारपीट के कारण बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और हंगामा किया। वहीं आरोपित शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। झबेड़ा क्षेत्र का है। एसओ ने मुझे अपडेट दिया था कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ टीचरों के द्वारा क्रूरता बरती गई है, जिसका प्रमाण शायद वो दे रहे हैं। तो मैंने एसओ से उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने को बोला है। तो जैसे थाने में आते हैं उसके हिसाब जो यथोचित उसमें सेक्शन बनेगी, जो कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। अब देखिए वही है कि वो होमवर्क नहीं कराया, कुछ शरारत करा था, ऐसा परिजनों का मानना है कि टीचर ने बिना कुछ समझे बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ मारपीट करी है। तो पुलिस के संज्ञान में चीज़ें हैं तो हम लीगली उसमें आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी वो प्रकरण संज्ञान में मॉर्निंग आवर में आया है, तो अभी मैं लेटेस्ट अपडेट नहीं ले पाया हूँ, लेकिन पुलिस के संज्ञान में है। जी, गाँव तो हो कोटवाल आलमपुर। अच्छा। बच्चा पढ़ता था स्कूल में, नंबर 2 स्कूल। अच्छा। जी, बच्चे को पहले तो बुलाना आए थे, तो बच्चा चला गया था, छोड़ी आए थे। फिर इसकी मारपीट करी, डंडे तभी मारा ऐसो जी, इसके पैर मुंह को जूता रखो, चीखना पड़ो जब मारा। फिर जी हमने शिकायत करी इसकी, उन्होंने फोन फान नहीं उठाए। मास्टर ने ठीक है। मास्टर ने नंबर नहीं दे रहे थे उसके। दूसरा मास्टर बोल रहा था, 2 मास्टर थे ना, एक तो बुलाता फिरता घर घर। उन्होंने तो हाथ पकड़े, वो जो दूसरा मास्टर था उन्होंने मारपीट करी। अच्छा। 2 मास्टर थे। तो इतनी ज्यादा मारपीट, इतनी ज्यादा जख्म है इसको, क्या डंडी से मारा, किस चीज से डंडे? जी, मोटी डंडी। बच्चे बता रहे जो इनके सुमत है। अच्छा। तो उन्होंने डंडी तो मारा, लिटा को मारा बच्चे को, बच्चे के मुंह पर पैर रखा। अभी कहाँ है मास्टर? जी, कहीं पता नहीं है, फरार है यहाँ से। फरार है, यहाँ तो नहीं है। तो वही खबर ज्वालपुर से है, जहां कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान लाल मंदिर कॉलोनी के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1.624 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये गांजा उसने श्यामपुर क्षेत्र से एक बाबा से खरीदा था, जिसे वह हरिद्वार से बाबाओं को बेचने के लिए ला रहा था। तो
तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 8 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के अनुसार अगले कुछ घंटों में कई क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। वहीं जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल है। इन जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बन रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अन्य जिलों में भी बिजली चमकने के साथ तेज बौछार पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड के बड़कोट क्षेत्र में फायर सर्विस की टीम ने एक बार फिर बहादुरी और मानवता की मिसाल पेश की है। बड़कोट मार्केट से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित खरादी और गंगाड़ी कुंड के पास यमुना नदी के बीच टापू पर एक गाय के फंसे होने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन बड़कोट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। गाय यमुना नदी के तेज जल प्रवाह के बीच टापू पर फंस गई थी और स्थिति बेहद संवेदनशील नजर आ रही थी। वहीं बावजूद इसके टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना साहसिक कदम उठाते हुए रस्सियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो वहीं हरिद्वार जिले के भगवानपुर से पंजाब के लिए राहत सामग्री की एक खेप भेजी गई है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए मूल्य का रोजमर्रा का सामान और 5 लाख रुपए नगद शामिल है। गाड़ियों में पैकेट किए गए सामान में अनाज, आटा, तेल, शैम्पू, साबुन, गद्दे, चादरें और अन्य खाद्य सामग्री शामिल है। टीम के साथियों ने बताया कि पंजाब हमेशा देश के लिए खड़ा रहता है। वहीं आज पंजाब को जरूरत है तो हम पंजाब के साथ हैं। ये पहली राहत खेप भेजी गई है और जरूरत पड़ने पर आगे भी मदद भेजी जाएगी। हम जो सिकंदरपुर भैंसवाल जिला हरिद्वार से अपनी राहत सामग्री लेकर निकल रहे हैं और भाईचारा सबके लिए, एकता के लिए, और दुआ करते हैं अपने भाइयों से दुआ भी करो। और जो आपदा आई है, बाढ़ आई है, उनको इस टाइम हमारी जरूरत है। जब कभी भी किसी भी राज्य में हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी पर भी संकट आता है तो सबसे पहले पंजाब दिखता है। तो हम छोटी सी ये मदद कर रहे हैं। हमने ढंडेरा, सिगरोडा, गढ़मीरपुर और ये सिरचंदी आसपास के गांव सब इकट्ठे होकर मदद इकट्ठी की है और ये पहली किस्त हम वहाँ पर भेज रहे हैं। इंशाल्लाह अगर उनको और जरूरत होगी और भी हम उनकी मदद करेंगे। हमारा मेडिकल कैंप भी वहाँ पर राव मुशर्रफ अली ने लगा रखा है, जो किसान यूनियन संग्राम के अध्यक्ष हैं। दवाइयों की भी इसमें हम फैसिलिटी कर रहे हैं और जो भी हमारे से मदद होगी वो पूरी हम मदद करेंगे। एक डॉक्टर का कैंप भी लेके जा रहे हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। हम वहाँ पे जाके कैंप भी लगाएंगे। हमारे पास सभी तरह की दवाइयाँ भी हैं, हम दवाई भी देंगे। हमारे साथ डॉक्टर की कैंप की टीम है, तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर की टीम को ले जाकर वहाँ पर कैंप लगाएंगे। लोगों को राहत होगी इससे। से है जहां बैराज कॉलोनी में 15 फीट लंबा किंग कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। तो वहीं आपको बताते चले 15 फीट लंबा कोबरा देखने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं रेस्क्यू कर उसे जंगल में वन विभाग के तहत छोड़ दिया गया है। वहीं आपको बता दें खबर ऋषिकेश से है, जहां बैराज कॉलोनी में 15 फीट लंबा किंग कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। साथ ही आपको बताते चले कि वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरे को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया, जहां कोबरे को देखने के लिए गांव वालों को खासी भीड़ भी जो है देखने को मिली। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।